साल 1999 का दौर अगर याद किया जाए, एक कंपनी शुरू हुई थी उस वक्त जिसका नाम था pets.com। अरे हाँ, वो मशहूर इंटरनेट बबल वाली कहानी। हाँ बिल्कुल। मतलब उस कंपनी का बिजनेस मॉडल बस इतना सा था कि वो इंटरनेट के जरिए पालतू जानवरों का खाना बेचती थी। और मजे की बात ये थी कि कंपनी कोई मुनाफा नहीं कमा रही थी। सही कहा। लॉजिस्टिक्स का खर्च बहुत ज्यादा था और बुनियादी रूप से देखा जाए तो ये पूरी तरह घाटे का सौदा था। लेकिन फिर भी जैसे ही वो शेयर बाजार में आई, उसकी वैल्यूएशन करोड़ों डॉलर तक पहुंच गई। हाँ, हर कोई बस उसका शेयर खरीदना चाहता था। किसी को कोई परवाह ही नहीं थी कि कंपनी कमा क्या रही है। और फिर अचानक कुछ ही महीनों के भीतर सब कुछ जीरो हो गया। कंपनी पूरी तरह दिवालिया हो गई और लोगों का सारा पैसा डूब गया। तो ये कोई इकलौती कहानी नहीं है। अगर हम वित्तीय इतिहास उठाकर देखें तो वो ऐसी ही कहानियों से भरा पड़ा है। आज के इस डीप डाइव शो में हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि अजीब से विरोधाभास पर बात कर रहे हैं। वो विरोधाभास की ठीक उसी वक्त मार्केट क्रैश क्यों होता है जब हर तरफ ये शोर हो कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगा। बिल्कुल। मतलब जब सबसे ज्यादा लोग इस बात को लेकर आश्वस्त होते हैं कि मुनाफा पक्का है, ठीक उसी पल सब कुछ ताश के पत्तों की तरह क्यों बिखर जाता है। ये फाइनेंस की दुनिया का शायद सबसे पुराना, सबसे रहस्यमयी और सबसे महंगा सवाल है। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का आधार भी यही इंसानी फितरत है। आज हम जिस स्रोत के नोट्स पर चर्चा कर रहे हैं वो है नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री रॉबर्ट जे शिलर की बेहद मशहूर किताब इर्रेशनल एक्सूबरेंस। बहुत ही शानदार किताब है। हाँ, तो इस चर्चा का हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हमें ये समझना है कि मार्केट सिर्फ बैलेंस शीट, कंपनियों के मुनाफे के आंकड़ों या कंप्यूटर के ग्राफ से नहीं चलता, बल्कि मार्केट असल में इंसानी भावनाओं, हमारे डर और हमारे लालच से चलता है। सही कहा। मुझे तो ये किसी साइंस एक्सपेरिमेंट और इंसानी बर्ताव के बीच के फर्क जैसा लगता है। मतलब अगर कोई इंसान केमिस्ट्री लैब में दो केमिकल्स मिलाता है तो उसे पहले से पता होता है कि क्या रिएक्शन होगा। हाँ, वो पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल है। बिल्कुल, उसका अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन जब बात स्टॉक मार्केट की आती है, जहां पैसा, लालच, मीडिया की सुर्खियां और लाखों लोगों का दिमाग एक साथ मिला दिया जाता है, तो जो रिएक्शन होता है ना, उसे प्रिडिक्ट करना विज्ञान के दायरे से बाहर हो जाता है। ये तुलना उस अनिश्चितता को बिल्कुल सही ढंग से पकड़ती है और इसी अनप्रिडिक्टेबल बर्ताव को, इसी सामूहिक पागलपन को रॉबर्ट शिलर ने इर्रेशनल एक्सूबरेंस का नाम दिया है। तो अगर हम इस भारी भरकम टर्म को थोड़ा डिकोड करें तो इसका असल मतलब क्या है? अगर इसे तोड़कर देखें तो इर्रेशनल का सीधा सा मतलब है तर्कहीन, यानी बिना किसी लॉजिक के, और एक्सूबरेंस का अर्थ है जरूरत से ज्यादा उत्साह। मतलब एक ऐसी एक्साइटमेंट जो असलियत से बहुत दूर हो। एकदम सही। जब लोग बिना सोचे समझे अति उत्साह में पैसा लगाते हैं तो उसे ये नाम दिया जाता है। इसका मतलब है कि ये वो स्थिति है जहां बुनियादी तथ्य मायने नहीं रखते। बुनियादी तथ्य जैसे कि कंपनी असल में कितना सामान बेच रही है या कितना मुनाफा कमा रही है। हाँ, वो सब पीछे छूट जाता है। बस एक ही बात हावी हो जाती है कि पूरी दुनिया पैसा लगा रही है तो मतलब ये सही ही होगा। वाह! तो क्या इसका कोई वार्निंग सिग्नल भी होता है? बिल्कुल होता है। शिलर इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि इस तर्कहीन उत्साह का सबसे बड़ा वार्निंग सिग्नल, यानी खतरे की सबसे बड़ी घंटी, वो पल होता है जब हर तरफ से एक ही आवाज गूंजने लगे। कौन सी आवाज? कि ये एसेट कभी नीचे नहीं जाएगा। अच्छा। हाँ, यहाँ एसेट से मतलब निवेश की किसी भी चीज से है, चाहे वो शेयर हो, जमीन हो या सोना हो। मतलब जब ये वाक्य आम बातचीत का हिस्सा बन जाए। बिल्कुल। जब चाय की दुकानों से लेकर ऑफिस की कैंटीन तक हर कोई सिर्फ उसी निवेश की बात कर रहा हो, तो ये इस बात का पक्का सबूत है कि मार्केट अपने चरम पर है और कुछ बहुत गलत होने वाला है। ये तो मुझे किसी ओवरहाइप्ड फिल्म के रिलीज होने जैसा लगता है। वो कैसे? अक्सर देखा जाता है ना कि जब कोई बड़े बजट की फिल्म रिलीज होने वाली होती है तो मार्केटिंग के जरिए चारों तरफ एक गजब का हाइप, एक बज़ बना दिया जाता है। हाँ, हर जगह उसी के पोस्टर दिखते हैं। राइट। और लोग बिना कोई रिव्यू पढ़े, बिना कहानी जाने, सिर्फ उस हाइप को देखकर महंगी से महंगी टिकट खरीद लेते हैं। लेकिन जब वो थिएटर से बाहर आते हैं तो पता चलता है कि अरे यार, फिल्म में तो कोई दम था ही नहीं। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या मार्केट में होने वाला ये बर्ताव सिर्फ एक अंधा जुनून है जो बस रातों रात अचानक शुरू हो जाता है,
या फिर इस पागलपन के पीछे भी कोई गणित, कोई तय पैटर्न काम करता है? बाहर से देखो पर तो ये पूरी तरह से एक अंधा जुनून और अराजकता ही लगती है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये अराजकता एक बहुत ही कड़े पैटर्न पर चलती है। अच्छा, मतलब इसका एक पैटर्न है। बिल्कुल, कोई भी मार्केट बबल या बुलबुला अचानक एक रात में नहीं बन जाता। शिलर के विश्लेषण और सदियों के ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर यह देखा गया है कि हर बबल एक तय प्रक्रिया से गुजरता है। और वो प्रक्रिया क्या है? इसके 6 स्पष्ट चरण होते हैं, जिन्हें हम द एनाटॉमी ऑफ अ बबल कह सकते हैं। इन 6 चरणों को एक एक करके समझना बहुत जरूरी है। तो पहला चरण क्या है? ऐसा लगता है कि यह हमेशा किसी बहुत अच्छी खबर से जुड़ा होता होगा। एकदम सही विश्लेषण है। पहला चरण है ही गुड न्यूज या किसी बड़े अवसर का जन्म। गुड न्यूज का मतलब कोई नई खोज या नीति। हाँ, मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई क्रांतिकारी इनोवेशन होता है, या फिर सरकार की कोई ऐसी नई नीति आती है जिससे अर्थव्यवस्था में एक नई जान आ जाती है। मतलब ये कोई कोरी कल्पना नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक असली बदलाव होता है और लोग इस नई चीज को लेके स्वाभाविक रूप से उत्साहित होते हैं। जैसे जब पहली बार कमर्शियल इंटरनेट का दौर शुरू हुआ था, या हाल ही में जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। बिल्कुल सही उदाहरण है ये। तो ये एक बहुत ही वाजिब शुरुआत लगती है, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि ये सामान्य उत्साह एक बबल में बदलने लगता है। यहाँ से दूसरा चरण शुरू होता है, जिसे प्राइस राइज या कीमतों का बढ़ना कहते हैं। दाम बढ़ने लगते हैं। हाँ, जब शुरुआती उत्साह के कारण कुछ स्मार्ट निवेशक अपना पैसा लगाते हैं तो उस एसेट या शेयर की कीमत बढ़ने लगती है। और फिर वो बढ़ती हुई कीमत बाकी लोगों का ध्यान खींचती होगी। बिल्कुल। दूर खड़े लोगों को लगता है कि अरे, यहाँ कुछ हलचल हो रही है, मुनाफा बन रहा है, तो वे भी निवेश करने लगते हैं और इससे कीमत और ऊपर चली जाती है। और यहीं से शायद वो माहौल बनना शुरू होता है जो आम जनता तक पहुंचता है। इस माहौल को सबसे ज्यादा हवा देने का काम तो मेरे ख्याल से मीडिया करता है। और यही हमारा तीसरा चरण है, मीडिया हाइप। कीमतों का लगातार ऊपर जाना न्यूज़ चैनल्स और अखबारों के लिए सबसे अच्छी खबर बन जाती है। और आज के दौर में तो सोशल मीडिया और फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स इस आग में घी का काम करते हैं। हाँ, हर जगह बस उसी एसेट की चर्चा होने लगती है। मतलब सफलता की ऐसी ऐसी कहानियां सामने लाई जाती हैं कि कैसे किसी आम इंसान ने कुछ ही महीनों में करोड़ों रुपए कमा लिए। सही कहा। ये एक ऐसा फीडबैक लूप बन जाता है जहां बढ़ती कीमतें खबरों को जन्म देती हैं और खबरें कीमतों को और ऊपर धकेलती हैं। और ये रातों रात अमीर बनने वाली सफलता की कहानियां सीधे इंसानी दिमाग के उस हिस्से पर वार करती हैं जहां असुरक्षा की भावना छुपी होती है। बिल्कुल। और यहीं से जन्म होता है चौथे चरण का, फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये तो आज के दौर का बहुत बड़ा शब्द है। हर किसी के अंदर ये गहरा डर बैठ जाता है कि अगर अभी इसमें पैसा नहीं लगाया तो ये मौका हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा और दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी, मैं पीछे रह जाऊंगा। बिल्कुल। और मैं बता दूं कि ये पूरी प्रक्रिया का सबसे खतरनाक चरण है। फोमो के दबाव में इंसान अपना सारा लॉजिक, सारी रिसर्च करना पूरी तरह बंद कर देता है। उसे बस भागती हुई ट्रेन पकड़नी होती है, चाहे वो ट्रेन कहीं भी जा रही हो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है जो शायद हर उस इंसान के मन में आता है जो नई तकनीक को देखता है। क्या सवाल है? क्या ये फोमो हमेशा गलत होता है? मतलब जब कोई टेक्नोलॉजी वाकई दुनिया बदलने वाली हो, जैसे इंटरनेट या आज का एआई, तो शुरुआती दौर में ये डर तो स्वाभाविक है। एक आम इंसान असली अवसर और इस खोखले फोमो के बीच फर्क कैसे करे? क्या हर नई चीज एक बबल ही होती है? ये बहुत ही अहम सवाल है और इस अंतर को समझना ही एक समझदार निवेशक की सबसे बड़ी खूबी है। देखिए, ये समस्या उस नई टेक्नोलॉजी या इनोवेशन में नहीं होती। अच्छा। हाँ, इंटरनेट ने वाकई दुनिया को पूरी तरह बदल दिया, ये एक अटल सच्चाई है। समस्या उस नई तकनीक से जुड़ी कंपनियों की कीमत या उनकी वैल्यूएशन में होती है। मतलब तकनीक सही है, लेकिन उसकी जो कीमत लगाई जा रही है वो गलत हो सकती है। बिल्कुल। जब किसी नई इंटरनेट कंपनी की कोई कमाई नहीं होती, उसका कोई स्पष्ट बिजनेस मॉडल नहीं होता, जैसे वो pets.com, लेकिन लोग सिर्फ हाइप और भविष्य की काल्पनिक कहानियों के कारण उस कंपनी को करोड़ों डॉलर की वैल्यू देने लगे, तो वो फोमो गलत है। समझ गया। मतलब इनोवेशन असली हो सकता है, लेकिन अगर उस इनोवेशन की कीमत अवास्तविक और तर्कहीन हो चुकी है तो वो एक बबल ही है। एकदम सही समझे आप। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। मतलब तकनीकी क्रांति और वित्तीय मूल्यांकन दोनों को एक ही चश्मे से नहीं देखा जा सकता।
और जब लोग ये फर्क करना भूल जाते हैं तो शायद मार्केट अपने उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां से वापसी का रास्ता नहीं होता। और वहीं से 5वां चरण शुरू होता है, बबल पीक, यानी चरम सीमा। ये वो अवस्था है जहां सब खरीद चुके होते हैं। हाँ, मार्केट में भाग लेने वाला लगभग हर व्यक्ति उस एसेट को खरीद चुका होता है। कीमतें इतनी अवास्तविक हो जाती हैं कि उन्हें सही ठहराने का कोई भी लॉजिकल तरीका या कोई आर्थिक फॉर्मूला नहीं बचता। मार्केट में सिर्फ एक ही दिशा दिखाई देती है, ऊपर। सही कहा। लोगों को लगने लगता है कि अर्थशास्त्र के पुराने नियम अब खत्म हो चुके हैं और एक नया युग है जहां सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण का नियम तो हर जगह लागू होता है। जो चीज बिना किसी ठोस आधार के ऊपर गई है उसका नीचे आना तो तय है। बिल्कुल तय है। और फिर वही होता है जिसे कोई देखना नहीं चाहता, छठा और आखिरी चरण, क्रैश। तो ये क्रैश असल में शुरू कैसे होता है? अब इसे समझना बहुत जरूरी है कि ये क्रैश मैकेनिकली कैसे काम करता है। एक बिंदु ऐसा आता है जो मार्केट में नए खरीदार आना पूरी तरह बंद हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई जिसने खरीदना था वो पहले ही खरीद चुका है। हाँ, फिर अचानक कोई छोटी सी बुरी खबर आती है या किसी बड़े निवेशक को अपना मुनाफा निकालना होता है, वो बेचना शुरू करता है। हाँ। लेकिन क्योंकि अब कोई नया खरीदार मौजूद नहीं है, इसलिए कीमतें तेजी से गिरने लगती हैं। ये तो लिक्विडिटी की पूरी तरह सूख जाने जैसा है। जब बेचने वाले ज्यादा हों और खरीदने वाला कोई ना हो तो कीमतों में फ्री फॉल यानी सीधी गिरावट आ जाती है। बिल्कुल। और जो लोग पहले मुनाफे के लालच में भाग कर आए थे, वही लोग अब अपना बचा हुआ पैसा बचाने के लिए घबराहट और पैनिक में बाहर भागने लगते हैं। यही क्रैश का सबसे क्रूर सच है। उधार के पैसे पर लिए गए निवेश कटने लगते हैं, मार्जिन कॉल आने लगते हैं और ये पैनिक एक सुनामी का रूप ले लेता है। सही कहा। और थ्योरी के हिसाब से ये 6 चरण हमेशा ऐसे ही काम करते हैं। हाँ, थ्योरी और इन 6 चरणों को सुनना बहुत तार्किक लगता है, लेकिन अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो ये थ्योरी असल दुनिया में कितनी सटीक बैठती है। क्योंकि बिना पिछली गलतियों को पहचाने इस पूरी चर्चा का कोई व्यावहारिक मतलब नहीं रह जाता। इतिहास इस बात का गवाह है कि ये थ्योरी हर बार, हर युग में 100% सटीक बैठी है। 100%? हाँ, अगर हम पिछले कुछ दशकों के 3 सबसे प्रमुख बबल्स का विश्लेषण करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। शुरुआत करते हैं साल 2000 के मशहूर .com बबल से। हाँ, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। बिल्कुल। उस समय इंटरनेट एक बिल्कुल नई और असली गुड न्यूज़ थी, लेकिन मीडिया हाइप और फियर ऑफ मिसिंग आउट इस कदर हावी हुआ कि निवेशकों ने कंपनियों के बिजनेस मॉडल देखना ही बंद कर दिया। अगर कोई कंपनी अपने नाम के आगे सिर्फ .com लगा लेती थी तो उसमें करोड़ों का निवेश आ जाता था। बिल्कुल ऐसा ही था। Pets.com जैसी कंपनियों का अरबों का वैल्यूएशन इसी अंधेरगर्दी का नतीजा था। और उस वक्त का नैरेटिव भी तो यही था ना कि पुरानी अर्थव्यवस्था मर चुकी है, अब मुनाफा कमाने के लिए प्रॉफिट की जरूरत नहीं है, बस वेबसाइट पर क्लिक्स आने चाहिए। हाँ, और जब वो क्रैश हुआ तो न जाने कितनी कंपनियां रातों रात गायब हो गईं। बहुत भयानक था वो। इसके बाद एक और बहुत बड़ा उदाहरण है साल 2008 का हाउसिंग बबल। 2008 की मंदी। हाँ, अमेरिका और दुनिया के कई अन्य हिस्सों में ये एक पत्थर की लकीर मान लिया गया था कि प्रॉपर्टी के दाम कभी गिर नहीं सकते। लोगों को लगता था कि घर तो एक ठोस संपत्ति है, इसमें नुकसान कैसे हो सकता है। बिल्कुल। और इसी गलत विश्वास के कारण निंजा लोन्स बांटे गए। निंजा लोन्स, ये क्या होता है? निंजा यानी नो इनकम, नो जॉब, नो एसेट्स। उन लोगों को घर खरीदने के लिए बैंक लोन दे रहे थे जिनके पास न कोई नौकरी थी, न कोई आमदनी। अरे वाह, मतलब बिना किसी इनकम के करोड़ों के लोन। हाँ, इस ओवर कॉन्फिडेंस ने पूरी दुनिया को एक भयंकर फाइनेंशियल क्राइसिस यानी वैश्विक मंदी में धकेल दिया। और अगर हम आज के आधुनिक और डिजिटल दौर की बात करें तो क्रिप्टो बबल इसका सबसे ताज़ा उदाहरण लगता है। बिल्कुल सही कहा। बिटकॉइन के अलावा जितने भी ऑल्ट कॉइन्स मार्केट में आए, उनमें इतना जबरदस्त हाइप बना कि लाखों लोगों ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगा दी। दिलचस्प बात तो ये थी कि इनमें से ज्यादातर लोगों को ये तक नहीं पता था कि ब्लॉकचेन तकनीक असल में क्या है या डिजिटल लेजर कैसे काम करता है। हाँ, उन्हें तकनीक से कोई मतलब नहीं था। उन्हें सिर्फ उस कीमत के ग्राफ से मतलब था जो सीधे ऊपर जा रहा था। और जब वो बबल फूटा तो वही कहानी दोहराई गई, भारी नुकसान और पैनिक। इन तीनों ऐतिहासिक घटनाओं को देखकर एक बहुत ही गहरी बात समझ में आती है। वो क्या? एसेट चाहे कुछ भी हो, चाहे वो साल 2000 में कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाला इंटरनेट हो, 2008 में ईंट और पत्थर से बना कोई मकान हो या आज के दौर का कोई डिजिटल कॉइन हो,
इंसान की प्रतिक्रिया हमेशा एक जैसी ही रहती है। बिल्कुल। मंच बदल जाता है, कहानी के किरदार बदल जाते हैं, तकनीक बदल जाती है, लेकिन इंसान का लालच, उसका डर और बिना सोचे समझे भीड़ के पीछे भागने का बर्ताव वो बिल्कुल नहीं बदलता। और यही वो बिंदु है जहां रॉबर्ट शिलर की रिसर्च अर्थशास्त्र की सीमाओं को पार करके मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के क्षेत्र में प्रवेश करती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि इंसानी दिमाग में ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी वायरिंग है जो हर पीढ़ी को एक ही जाल में फंसाती है। शिल इसके पीछे 4 प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारकों की पहचान करते हैं। तो मानव मनोविज्ञान के नजरिए से वे कौन से 4 कारण हैं जो मार्केट को इतना तरकीन बना देते हैं? पहला और सबसे शक्तिशाली कारण है हर्ड मेंटालिटी या भीड़ की चाल। भेड़ों की तरह एक दूसरे के पीछे चलना। हाँ, विकासवादी मनोविज्ञान यानी इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के अनुसार ये हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का हिस्सा है। वो कैसे? कल्पना कीजिए कि जब इंसान जंगलों में रहता था और कबीलों में बटा था, तब अगर 100 लोग किसी खतरे को देखकर एक दिशा में भाग रहे हैं, तो जो व्यक्ति रुककर तर्क करने की कोशिश करेगा, वो किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाएगा। तो ऐसे में दिमाग ने ये सीखा कि भीड़ के पीछे भागने में ही सुरक्षा है। बिल्कुल। ये नियम जंगल में तो इंसान को बचाता था, लेकिन स्टॉक मार्केट में यही नियम उसे डुबा देता है। जब इंसान देखता है कि सब खरीद रहे हैं, तो वो अपना लॉजिक बंद कर देता है और भीड़ का हिस्सा बन जाता है। ये बहुत ही सटीक व्याख्या है कि कैसे हमारा हजारों साल पुराना बायोलॉजिकल दिमाग आज के आधुनिक फाइनेंस की दुनिया में फैसले ले रहा है। और दूसरा मनोवैज्ञानिक कारक है ओवर कॉन्फिडेंस या अति आत्मविश्वास। मतलब जब बाजार ऊपर जा रहा हो तो खुद को जीनियस समझना। एकदम सही। जब किसी बुल मार्केट में लगातार कीमतें ऊपर जा रही होती हैं और किसी का निवेश 1-2 बार फायदा दे देता है, तो उसे लगने लगता है कि वो मार्केट का जीनियस बन गया है। वो मार्केट के ऊपर जाने को अपनी बुद्धिमानी समझने लगता है। एक भ्रम पैदा हो जाता है कि मेरे फैसले कभी गलत नहीं हो सकते। और इसके बाद आता होगा कन्फर्मेशन बायस। ये तो शायद सबसे ज्यादा देखा जाने वाला बर्ताव है। बिल्कुल। कन्फर्मेशन बायस का मतलब है कि जब कोई एक बार किसी चीज को लेकर कोई राय बना लेता है, तो उसका दिमाग सिर्फ वही जानकारी खोजता है जो उसकी राय को सही साबित करे। हाँ, जो बातें उसके विचार से मेल नहीं खाती, वो उन्हें अनदेखा कर देता है। मनोविज्ञान में से कॉग्निटिव डिसोनेंस से बचने का तरीका माना जाता है। इंसान का दिमाग ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाता कि वो गलत हो सकता है, इसलिए वो उन सभी चेतावनियों या आंकड़ों को अनसुना कर देता है जो उसके विश्वास के खिलाफ होते हैं। इसे समझने के लिए एक एनालॉजी बहुत सटीक बैठती है। बताइए। कन्फर्मेशन बायस ऐसा है जैसे किसी ने अपनी आंखों पर गहरे लाल रंग का चश्मा पहन लिया हो। अब जब वो लाल रंग का चश्मा पहनकर बाहर देखेगा, तो खतरे का हर लाल झंडा, हर रेड फ्लैग उसे एक आम झंडे जैसा ही लगेगा। अरे वाह, ये बहुत अच्छी एनालॉजी है ना? खतरे का रंग और चश्मे का रंग एक हो जाने से ये महसूस ही नहीं होगा कि कोई रिस्क भी है, क्योंकि उसका विजन ही पूरी तरह बदल चुका है। ये चश्मे वाला उदाहरण कन्फर्मेशन बायस के असर को बहुत स्पष्ट करता है। जब कोई किसी एसेट के प्यार में पड़ जाता है, तो उसे उसके रेड फ्लैग्स दिखना बंद हो जाते हैं। और फिर आता है चौथा कारण, नैरेटिव फैलेसी। नैरेटिव फैलेसी, इसका क्या मतलब है? देखिए, इंसानी दिमाग आंकड़ों, स्प्रेडशीट्स और बैलेंस शीट को समझने के लिए नहीं बना है। हमारा दिमाग कहानियों को समझने और याद रखने के लिए विकसित हुआ है। जैसे बचपन से हम कहानियां सुनते आ रहे हैं। हाँ, ये कंपनी अगले 10 साल में दुनिया की शक्ल बदल देगी, या ये कॉइन अगला बड़ा रिवॉल्यूशन है। ऐसी कहानियां सीधे जज्बातों पर असर करती हैं। सूखे तथ्यों के मुकाबले लोग ऐसी हाइप वाली कहानियों पर ज्यादा आसानी से भरोसा कर लेते हैं। ये सारी बातें सुन के एक सवाल मन में आता है। क्या? अगर इंसान का दिमाग बायोलॉजिकली ऐसे ही काम करने के लिए बना है, अगर भीड़ के पीछे चलना, खतरों को अनदेखा करने के लिए लाल चश्मा पहनना और आंकड़ों के बजाय कहानियों पर यकीन करना हमारी फितरत ही है, तो क्या इस जाल से बचना मुमकिन है? क्या हम अपनी ही बायोलॉजी के गुलाम हैं? ये मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। इसका समाधान अपनी इन बायोलॉजिकल कमजोरियों को स्वीकार करने में ही छिपा है। मतलब पहले ये मानना पड़ेगा कि हमारा दिमाग हमें धोखा देता है। बिल्कुल। जब ये पता चल जाए कि दिमाग कैसे धोखा देता है, तो उससे बचने के तरीके भी निकाले जा सकते हैं। खुद के बर्ताव से खुद को बचाने के लिए फाइनेंस की दुनिया में 5 सुनहरे नियमों का पालन करना सबसे कारगर माना जाता है। तो इन कमजोरियों को मात देने वाले वो 5 नियम क्या कहते हैं? इस समस्या से निपटने का पहला नियम है हाइप से दूर रहना सीखना। हाइप से दूरी।
हाँ, जब ये महसूस होने लगे कि सोशल मीडिया से लेकर पारिवारिक समारोहों तक हर कोई सिर्फ एक ही कंपनी या एक ही एसेट को खरीदने की बात कर रहा है, तो वो पल उस दौड़ में शामिल होने का नहीं, बल्कि वहां से बाहर निकलने का होता है। मतलब जब सब लालची हों तो हमें डरना चाहिए। सही कहा। महान निवेशकों का सबसे बड़ा उसूल यही है कि जब पूरी दुनिया लालची हो रही हो तब डरना चाहिए, और जब पूरी दुनिया डरी हुई हो तब अवसर खोजना चाहिए। यानी भीड़ के बिल्कुल विपरीत दिशा में सोचना, ये काफी मुश्किल कदम है। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है वैल्यूएशन को समझना। कीमत और मूल्य यानी प्राइस और वैल्यू के बीच का अंतर समझना सबसे बड़ी चाबी है। प्राइस और वैल्यू में क्या फर्क है? कीमत वो है जो बाजार में चुकाई जाती है, और मूल्य वो है जो वो बिजनेस या एसेट अपने फंडामेंटल्स के आधार पर असल में कमा कर दे सकता है। अगर किसी चीज की कीमत उसके असल मूल्य से 10 गुना या 100 गुना ज्यादा हो चुकी है, तो वो साफ तौर पर एक बबल है और उससे दूर रहना ही समझदारी है। कीमत और मूल्य को अलग अलग करके देखना एक ऐसा हुनर है जो हर क्रैश से बचा सकता है। इसके आगे क्या रणनीति होनी चाहिए? तीसरा सिद्धांत है लॉन्ग टर्म यानी लंबी अवधि की सोच। शॉर्ट टर्म को इग्नोर करना। हाँ, शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट पूरी तरह से न्यूज़, अफवाहों और भावनाओं पर चलता है, लेकिन अगर 10 या 20 साल के लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो मार्केट हमेशा कंपनियों की असल कमाई और फंडामेंटल्स पर ही टिका होता है। तो मतलब हमें रोज के उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करने की आदत डालनी चाहिए। बिल्कुल। इसके बाद चौथा नियम है जो जोखिम को कम करता है, डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधता। सारा पैसा एक टोकरी में नहीं रखना चाहिए, है ना? एकदम सही। अपना सारा पैसा, सारी जमा पूंजी एक ही जगह, एक ही एसेट क्लास या एक ही सेक्टर में कभी नहीं लगानी चाहिए। अगर किसी एक जगह बबल फूटता भी है तो बाकी जगहों पर किया गया निवेश पूरे पोर्टफोलियो को डूबने से बचा लेता है। ये 4 नियम तो पूरी तरह से लॉजिकल और प्रैक्टिकल हैं, लेकिन जो आखिरी नियम है वो शायद सबसे ज्यादा मनोवैज्ञानिक है। हाँ, पांचवा और सबसे अहम नियम है डिसिप्लिन या अनुशासन। निवेश कभी भी एक्साइटमेंट के लिए, बोरियत दूर करने के लिए या किसी से प्रभावित होकर नहीं करना चाहिए। निवेश सिर्फ और सिर्फ अपनी पहले से तय की गई ठोस रणनीति के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन डिसिप्लिन के इस बिंदु पर एक बहुत ही व्यवहारिक अड़चन आती है। कैसी अड़चन? ये कहना तो बहुत आसान लगता है कि अपनी रणनीति पर टिके रहना चाहिए, लेकिन असल जिंदगी की कल्पना करके देखते हैं। जब कोई देखता है कि उसका पड़ोसी या कोई दोस्त किसी नई हाइप वाली क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाकर रातों रात अमीर हो रहा है। हाँ, वो नई महंगी गाड़ी लेकर आ रहा है। बिल्कुल। और इधर कोई अपने बोरिंग लेकिन सुरक्षित और फंडामेंटली मजबूत निवेश के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो उस वक्त उस लालच को रोकना, उस फोमो को दबाना और डिसिप्लिन में रहना कितना मुश्किल होता होगा। ये तो दिमागी तौर पर किसी तपस्या जैसा लगता है। ये यकीनन फाइनेंस की दुनिया की सबसे कठिन तपस्या है, और यही बात शिलर की पूरी रिसर्च का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। निवेश की दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क मार्केट नहीं है, ना ही कोई वैश्विक अर्थव्यवस्था है। सबसे बड़ा रिस्क इंसान का अपना खुद का बर्ताव है। बिल्कुल सही बात है। एक सफल और स्मार्ट निवेशक वो नहीं होता जिसे बहुत भारी भरकम गणित या फॉर्मूले आते हों। स्मार्ट निवेशक वो होता है जो अपनी भावनाओं पर काबू रख सके, जो दूसरों को अमीर होता देख विचलित न हो, और जिसमें उस वक्त भीड़ के खिलाफ सोचने की हिम्मत हो जब पूरा मार्केट पागलपन के चरम पर हो। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को अगर समेटा जाए तो ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि इरैशनल एक्सुबरेंस सिर्फ एक आर्थिक शब्द या कोई किताबी थ्योरी नहीं है। हाँ, ये मानवीय कमजोरियों और मनोविज्ञान का एक ऐसा चक्र है जो सदियों से चला आ रहा है। बिल्कुल। और हमें ये मान लेना चाहिए कि मार्केट हमेशा लॉजिकल नहीं होता, लेकिन अगर कोई बबल बनने के उन 6 चरणों गुड न्यूज, प्राइस राइज, मीडिया हाइप, फोमो, बबल पीक और क्रैश को पहचानना सीख ले, और साथ ही अपने खुद की मनोवैज्ञानिक कमजोरियों जैसे हर्ड मेंटालिटी और कंफर्मेशन बायस को समझ ले, हाँ, तो वो अगले किसी भी बड़े क्रैश का शिकार होने से खुद को काफी हद तक बचा सकता है। बेशक बचा सकता है। इस पूरी गहरी चर्चा से एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाला विचार सामने आता है। वो क्या? अगर बाजार सच में गणित, बैलेंस शीट या अर्थशास्त्र के सूखे नियमों से ज्यादा ह्यूमन साइकोलॉजी पर चलता है, अगर ये सारा खेल भावनाओं,
लालच, डर और भीड़ के मनोविज्ञान का है। तो क्या इसका मतलब यह है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन और सफल इन्वेस्टर असल में फाइनेंस के एक्सपर्ट नहीं होते? ये तो बहुत ही अलग नजरिया है ना? सोचने वाली बात है कि क्या वे असल में इंसानी भावनाओं को सबसे अच्छी तरह पढ़ने वाले और खुद की भावनाओं पर सबसे ज्यादा कंट्रोल रखने वाले बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो बाजार के इस पागलपन को दूर से समझ लेते हैं। इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।